नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, पहला सवाल यही है कि हरियाणा के लिहाज से देखिए तो अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से अब चुनाव अभियान चला सकेगी क्योंकि उनको जेल से रिहाई मिल गई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखें तो राशिद इंजीनियर को भी जेल से रिहाई मिल गई है। दोनों ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इन दोनों ही नेताओं की रिहाई से दोनों ही राज्यों में इनसे संबंधित पार्टियों पर क्या कुछ असर होने वाला है? बिल्कुल अंकित जी, देखिए इंजीनियर राशिद हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये ठीक है कि ज़मानत देना जो है अदालतों का काम है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ओर से ज़मानत याचिका दाखिल की जाती है तो अदालत संबंधित जांच एजेंसी को या पुलिस को नोटिस भेज के उनका भी जवाब जानना चाहती है, उसके बाद फैसला करती है। तो अक्सर देखने में आता है कि या तो ज़मानत का विरोध किया जाता है एजेंसी की तरफ से या पुलिस की तरफ से या फिर विरोध नहीं किया जाता है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जो ज़मानत मिली है और इंजीनियर राशिद को जो ज़मानत मिली है, लगभग 1 सप्ताह का अंतराल है और हम कह सकते हैं कि एक ही सप्ताह के भीतर ही इन दोनों को ज़मानत मिली है। और आप देखिए कि ये दोनों जो नेता हैं, इंजीनियर राशिद की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीत गए और वो भी जेल में रहते हुए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लगातार उनकी पार्टी सत्ता में है, पंजाब में उनकी पार्टी सत्ता में है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में उनकी महती भूमिका रही है। देश के बड़े नेताओं में अब अरविंद केजरीवाल शुमार हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो इन दोनों की रिहाई हुई है ज़मानत पर, ये एक बड़ा घटनाक्रम है जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब असर कैसे पड़ेगा ज़रा इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। इंजीनियर राशिद की बात करें तो वो पहले भी विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं जम्मू कश्मीर में निर्दलीय रहते हुए भी और उन पर टेरर फंडिंग के जब आरोप लगे और उनको जेल जाना पड़ा, उसके बाद जब यहाँ पर हमने देखा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जेल में रहते हुए पर्चा दाखिल कर दिया और वो चुनाव जीत गए। जनता ने उनको ऐसे रिकॉर्ड मतों से जिताया कि लोग देखते रह गए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े कद के नेता को जेल में रहते हुए हरा दिया। तो दिखाता है कि किस तरीके से जो इंजीनियर राशिद वहाँ पर अपना प्रभाव रखते हैं। इंजीनियर राशिद जब श्रीनगर पहुँचे, जेल से रिहा होने के बाद जब वो श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ पर उनके जो समर्थक उमड़े, वो उनकी तादाद जो थी वो देखने लायक थी। उन्होंने जब वहाँ श्रीनगर पहुँचते के साथ ही अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू किया, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ने लगे और आप अगर उमर अब्दुल्ला की रैलियों की भीड़ को देख लें, महबूबा मुफ्ती की ओर से जो सभाएँ की जा रही हैं, जो वहाँ पर मीटिंग्स ली जा रही हैं, उसकी भीड़ को देख लें और इंजीनियर राशिद की सभाओं की भीड़ को देख लें, तो अंदाज़ा साफ़ हो जाता है कि किस तरीके से लोग वहाँ पर इंजीनियर राशिद को समर्थन दे रहे हैं। और इंजीनियर राशिद भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग मुद्दे उठा रहे हों, वो भी कह रहे हैं कि 370 की वापसी होनी चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि 35 ए की वापसी होनी चाहिए। और वो भी कह रहे हैं कि जो नया कश्मीर जिसका दावा करती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार कि हमने नया कश्मीर बनाया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरियों की जो माँगें हैं, वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिला है, ऐसा वो भी उमर अब्दुल्ला की तरह, महबूबा मुफ्ती की तरह कहते हैं। तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अलग तरह की राजनीति वो कर नहीं रहे हैं। वो परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, वंशवादी राजनीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि वो खुद भी वंशवादी राजनीति कर रहे हैं। उनके जो भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनका जो बेटा है वो ही जो उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसको सँभाल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में माफ़ कीजिएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद कोई अलग तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक नया नाम है जिनके साथ जनता का बड़ा जुड़ाव है। जनता महबूबा मुफ्ती को देख चुकी है, उनके शासन को देख चुकी है, उनके पिता के शासन को देख चुकी है, जनता अब्दुल्लाओं के शासन को देख चुकी है, तो शायद जनता भी बदलाव चाह रही है। और चूँकि इंजीनियर शेख राशिद हैं, जो कि
सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और उसके बाद वो एक अलग कहानी है वो कि कैसे वो एक साधारण इंजीनियर से इंजीनियर शेख राशिद राजनेता बने, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो इंजीनियर राशिद का ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जम्मू में बीजेपी का प्रभुत्व है, जम्मू में बीजेपी मजबूत है, लेकिन कश्मीर घाटी में वो मजबूत नहीं है। अगर हम श्रीनगर की जो लाल चौक वाली विधानसभा सीट है, उसको छोड़ दें तो बीजेपी कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए उसने सिर्फ 19 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, अधिकांश क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हैं। बीजेपी ने वहाँ पर जो छद्म कैंडिडेट्स हैं, वो उनको यानी कि जिनको प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कहा जा रहा है, वो उतारे हैं। निर्दलीयों की बड़ी संख्या है, अपनी पार्टी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो इंजीनियर राशिद को ज़मानत ही इसलिए दिलाई गई है ताकि वो वहाँ जाकर प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी जीतने में कामयाब हो। और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसका जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, ये गठबंधन विफल हो, वहाँ पर पीडीपी विफल हो। क्योंकि अभी तक जो मुकाबला होता था कश्मीर घाटी में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में और पीडीपी के बीच में होता था। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इन दोनों के बीच में ही असली लड़ाई थी। लेकिन जब से इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी वहाँ पर मजबूत बनकर उभरी है लोकसभा चुनाव के बाद से, और लोकसभा चुनाव के बाद से ही उस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी ओर जो गुपकार गठबंधन था, जिसमें सज्जाद लोन की पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, ये लोग अलग हो गए थे। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर तो पीडीपी है, लेकिन कश्मीर में नहीं है वो। उस इंडिया गठबंधन में कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कश्मीर घाटी में ठीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, लेकिन अब जब से इंजीनियर राशिद की पार्टी मैदान में उतरी है, तब से आप देखिए वहाँ की फ़िज़ा बदल गई है। आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला जो पहले कल तक कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, उनको जब पार्टी ने समझाया तो वो चुनाव लड़ने के लिए दूसरी सीट गांदरबल पर गए। गांदरबल पे उन्होंने देखा कि जब वहाँ से और निर्दलीयों ने पर्चा भर दिया है, तो वो दूसरी बडगाम सीट पर भी चले गए। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ा खतरा शेख राशिद से है। और शेख राशिद ने ही उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हराया था। तब से जो हार का भय है वो उमर अब्दुल्ला के मन में बैठ गया है, और उसी डर के चलते वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी से ज़्यादा शेख राशिद पर अटैक कर रहे हैं, और शेख राशिद भी जिस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है। तो जनता इस वार प्रतिवार का मज़ा भी ले रही है, देख भी रही है कि कैसे एक स्थापित जो नेता थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, उनको एक कैसे एक नया नेता टक्कर दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में सिर्फ़ शेख राशिद की वाहवाही ही हो रही है। उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर अपने इतनी बड़ी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास चुनाव लड़ने के लिए? तो तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोकप्रियता को देखें, तो लोकप्रियता के मामले में उमर अब्दुल्ला से कहीं आगे निकलते दिख रहे हैं इंजीनियर राशिद। और बीजेपी यही चाह रही है कि इंजीनियर राशिद की जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएँ। बीजेपी यही चाह रही है कि जो निर्दलीय उतारे गए हैं, और बीजेपी ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट्स इसलिए नहीं उतारे हैं कश्मीर घाटी में ख़ास तौर पर, क्योंकि उनका अपना आकलन है कि इस सीट पर ये निर्दलीय उम्मीदवार बेहद मजबूत स्थिति में है। तो अगर हमने उतार कर अपना कैंडिडेट उसके कुछ वोट काटे तो उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन का प्रत्याशी जीत सकता है। इसलिए उस निर्दलीय प्रत्याशी की जीत की राह में बाधा नहीं बनना है। और बीजेपी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पार्टियाँ मजबूत से मजबूत कैंडिडेट देती हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नहीं, जो वहाँ पर वंशवादी राजनीति करते रहे हैं, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार की राजनीति करते रहे हैं अब तक, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, उनको हराने के लिए लड़ रही है वहाँ पर बीजेपी। तो ये देखना होगा कि वो जो निर्दलीय जीत कर आएँगे, क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे? और अगर वो मदद करेंगे तो क्या वो 370 की और 35A की वापसी की बात भी करेंगे? क्या वो फिर से 2 विधान और 2 निशान की बात करेंगे, तो क्या बीजेपी मानेगी? तो ये कई सारे जो ऐसे सवाल हैं जिनका कि उत्तर 8 अक्टूबर के बाद मिलेगा।
लेकिन कश्मीर घाटी की जो राजनीति है, वो एकदम इस बार नई तरीके की देखने को मिल रही है। आप देखिए कि 1987 के बाद 2024 में वो दौर आया है, जब जो आम प्रत्याशी है, वो घर-घर जाकर संपर्क कर पा रहा है, घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर पा रहा है। 1987 के बाद ये जो 2024 का दौर है, ये वो दौर है जब मतदाता भी बड़ी संख्या में निकलकर मतदान केंद्र तक जाने की चाह भी रख रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं, रिकॉर्ड मतदान भी कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में वो देखा। तो इस बार भी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है और उम्मीद है कि इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में मतदान होगा, क्योंकि प्रचार के दौरान जिस तरीके से मतदाता भी प्रचार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लोगों जो उम्मीदवार उनके पास आ रहे हैं, उनसे तमाम सवाल भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रतिबंध के उम्मीदवार जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, उससे नया कश्मीर देखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं कि नया कश्मीर क्या है? वो नया कश्मीर यही है कि आप सुबह से शाम तक जो भी चुनाव आयोग ने समय दिया है प्रचार के लिए, आप प्रचार कर पा रहे हैं। गाड़ियाँ जो पहले एक नियत स्थान से आगे तक नहीं बढ़ पाती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, अब जो गाड़ियाँ हैं, वो दूर-दराज के इलाकों में भी धड़ल्ले से दौड़ी जा रही हैं, मतदाता तक पहुँच रही हैं और ये जो मतदाता हैं, आप जब वहाँ पर जब प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, तो कई क्षेत्र तो ऐसे भी हैं दूर-दराज के ऊँचाई वाले, जहाँ पर पहली बार चुनाव प्रचार हो रहा है आज़ादी के बाद, क्योंकि जो उम्मीदवार था वो जाता ही नहीं था। जो मतदाता थे उनका नाम सूची में नहीं था या उनको अधिकार नहीं थे कइयों को तो मतदान करने के लिए। तो ऐसा बहुत कुछ जो नया कश्मीर जो लोग सवाल करते हैं नया कश्मीर क्या है? इस बार का विधानसभा चुनाव उनको देखना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें क्योंकि थोड़ा-सा अगर हम इंजीनियर राशिद पर ही केंद्रित रहें, तो इंजीनियर राशिद ने वो अलग बात है कि उनके ऊपर आरोप क्या है, वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी उनका सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन इंजीनियर राशिद को ऐन टाइम ऐन समय पे जबकि वहाँ पर चुनाव प्रचार का काम शुरू हुआ है, एकदम चुनाव प्रचार की शुरुआत में वहाँ पहुँचे हैं, चुनाव प्रचार के अंत तक वहाँ रहेंगे। इंजीनियर राशिद के जाने से कश्मीर घाटी के जो प्रचार है, कश्मीर घाटी की जो राजनीति है, उसमें बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए ये आरोप लग रहा है और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बार-बार यही कहते रहे हैं कि चाहे वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हों, चाहे इंजीनियर राशिद हों, उनको लाया ही इसलिए गया है ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, उसकी राजनीति खत्म की जा सके। बात अगर हम करते हैं अरविंद केजरीवाल की और ख़ास तौर पे हरियाणा चुनाव की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आम आदमी पार्टी है वो आज से नहीं हरियाणा चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वो पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में मेहनत कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने मेहनत करके अपना संगठन खड़ा किया है, पूरा वहाँ पर सांगठनिक ढाँचा है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल चूँकि खुद ही हरियाणा के हैं, तो इसलिए उनको चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि जब सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी हैं, वहाँ पर जा रही थी हरियाणा में प्रचार के लिए, तो वो खुद भी कह रही थी कि हरियाणा के लाल हैं केजरीवाल, इसलिए उनको अवसर दीजिए। और आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसका कुछ खास असर हुआ नहीं वहाँ पर लोकसभा चुनाव में। ठीक है कि कांग्रेस को सीटें मिली, लेकिन असल मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हरियाणा में देखने को मिला। अब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो सका क्योंकि जो सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देना चाह रही थी, वो सीटें वो लेने को तैयार नहीं थी। और सीटों की संख्या को लेकर भी विवाद था, तो आखिरकार ये बातचीत सफल नहीं हो पाई और गठबंधन नहीं हो सका। अब दोनों पार्टियाँ मैदान में हैं और बीजेपी तो खैर है ही, जो कि सत्तारूढ़ दल है वहाँ पर मैदान में। इसके अलावा भी और कई सारी पार्टियाँ हरियाणा में चुनाव मैदान में हैं। अब बीजेपी को क्योंकि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो एक परेशान करने वाली बात है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे हैं। कई सारे ऐसे जो लोग जो कि टिकट की चाह रखते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो भी बागी होकर मैदान में है। तो बीजेपी के लिए एक वो भी सिरदर्द है। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर अलग चुनाव लड़ रही है। तो अब जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ने वाला है, उसका जो बँटवारा होगा, वो बीजेपी को लाभ दे सकता है। और अरविंद केजरीवाल चूँकि बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल अब खुद को हरियाणा का लाल बताते हुए जिस तरीके से वहाँ प्रचार करेंगे, पूरी ताकत लगाएँगे और उनकी पार्टी ने ये भी देखा कि जब तक वो जेल में थे अभी 6 महीने से, तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनकी पार्टी के नेताओं को भाव नहीं दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में या उनकी रिहाई के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना था कि हम जब कुछ अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के मुद्दे उठाते हैं तो इंडिया गठबंधन में हमको कहा जाता है कि ठीक है इस मुद्दे को देखेंगे लेकिन अभी प्राथमिकता दूसरी है। तो अब अरविंद केजरीवाल ज़रूर चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है, खासतौर पे कांग्रेस है, उसको अपनी ताकत दिखाएँ क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अगले साल जनवरी-फरवरी में होना है। तो अरविंद केजरीवाल जितनी ताकत हरियाणा में लगाएँगे बीजेपी को उतना फ़ायदा होगा और वो ताकत लगाने का समय उनको अच्छे से मिल सके इसलिए हरियाणा में भी आप देखिए कि वहाँ पर नामांकन खत्म हुआ है, स्क्रूटनी हुई है और नामांकन अपना वापस लेने की जो तिथि थी वो अब खत्म हुई है। तो अब वहाँ पर मैदान सज गया है कि कौन-सी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कौन है, किस क्षेत्र में कितने उम्मीदवार हैं। तो मैदान अब हरियाणा का सज गया है और ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा है कि हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी भी यही चाहती थी कि पूरे दमखम से आम आदमी पार्टी लड़े वहाँ पर और जितने वोट आम आदमी पार्टी काट सकती है, जो कि कांग्रेस को जाने वाले थे, वो काटे ताकि बीजेपी को फ़ायदा हो। क्योंकि अब बीजेपी की जो उम्मीद बची है हरियाणा की सत्ता में वापसी करने की, वो वोटों का जो बँटवारा होगा उस पर टिकी हुई है। तो देखना होगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कैसे वहाँ पर अपना प्रचार अभियान चलाती है और अरविंद केजरीवाल का भी अब रुख देखना होगा कि क्या वो फिर से जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलते-जुलते हैं, उनके साथ मीटिंगें करते हैं। लेकिन अभी जब तक हरियाणा चुनाव प्रचार चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार जिस तरीके से हरियाणा में पूरा जोर लगा रही है, भगवंत मान वहाँ प्रचार कर रहे थे, मनीष सिसोदिया ने भी जमानत मिलने के बाद से वहाँ पर पूरा प्रचार में जोर लगा दिया था। तो अब आम आदमी पार्टी जितना मजबूती से लड़ेगी चुनाव, उतना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आरोप लग रहा है कि बीजेपी चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिले ताकि हरियाणा में बीजेपी की राह आसान हो सके। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि प्रधान न्यायाधीश के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, गणेश उत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के प्रधान न्यायाधीश के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे गणपति पूजन के अवसर पर, तो इसमें जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, इसमें जो लोग कोई डील खोज रहे हैं वो शायद हर चीज़ को डील की नज़र से ही देखते हैं या उनके जीवन में डील ही सब कुछ है या उनकी नज़र में जो मिलना-जुलना है वो किसी ख़ास उद्देश्य से ही होता है। ऐसा लगता है कि शायद वो लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही उनके आस-पास का वातावरण रहता है और इसी वातावरण में शायद वो रहते होंगे ऐसा इसलिए वो लोग सोच रहे हैं। जबकि इसमें कोई भी गलत अर्थ इसका नहीं ढूँढा जाना चाहिए। इस मुलाकात पर कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए। आप किसी के घर में पूजन पर जाते हैं तो ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे लोकाचार का हिस्सा है, हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकारी बैठक के अलावा प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की मुलाकात हुई हो। सबने देखा कि किस तरीके से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश बालाकृष्णन जी की ओर से दिए गए इफ्तार पार्टी में पहुँचे थे। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जब प्रोटोकॉल तोड़कर जो नेतागण हैं वो मिलते रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर जो हमारे लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो मिलते रहे हैं। तो ऐसा इस मुलाकात पर जो सवाल उठाए गए, इस मुलाकात पर जिस तरीके का रोना-पीटना मचाया गया कुछ दलों की ओर से, वामपंथियों की ओर से, कुछ अधिवक्ताओं की ओर से वो बिल्कुल गलत था, सर्वथा अनुचित था। और प्रधान न्यायाधीश के विचाराधीन कौन-कौन से केसेस हैं, आपने एक तरह से उसकी सूची जारी कर दी जैसे ही वो प्रधानमंत्री उनके घर पे पहुँचे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का अपना एक इमेज है। उनकी जो सत्यनिष्ठा है, उनकी जो ईमानदारी है, उनके जो निष्पक्षता है, उस पर कोई सवाल ही नहीं है, ज़रा-सा कोई दाग नहीं है। उनका जो जीवन है वो एक खुली किताब की तरह है और जिस तरीके से आप उनको फैसले देखते हैं जब वो अदालत की कार्यवाही चल रही होती है, उनका जो अंदाज़ होता है, उनके जो सवाल होते हैं, उनके जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने की जो कोशिश होती है, वो देखते बनती है। पूरा देश उससे प्रभावित है, पूरा
देश उनकी प्रशंसा करता है, उन पर इस तरीके के सवाल उठाना गलत है। और आप राजनीति करिए, आप राजनीतिक हमले एक-दूसरे पर करिए, लेकिन जो देश की जो सर्वोच्च अदालत है, वो हमारे जो देशवासी हैं, उनकी अंतिम उम्मीद वही होती है। सब जगह से निराशा मिल जाए, लेकिन उसको पता होता है कि हमारा जो न्यायपालिका है, वो हमको न्याय देगी, वो निष्पक्ष है, वहाँ पर हमारी बात सुनी जाएगी, वहाँ पर सच साबित होकर रहेगा। और अगर ये जो हमारे राजनेता जिन्होंने सवाल उठाए हैं इस मुलाकात को लेकर, वो हमारी न्यायपालिका को संदेह के घेरे में लाएँगे, वो हमारे प्रधान न्यायाधीश को संदेह के घेरे में लाएँगे, तो आप सोचिए कि उस आम व्यक्ति पर, जो आम आदमी है, आम गरीब व्यक्ति है, जो न्यायपालिका से ही उम्मीद रखता है, उसके मानस पर क्या असर पड़ेगा, उसकी जो उसको कितना धक्का पहुँचेगा। और ऐसा ही भ्रम और ऐसा ही अफ़वाह का माहौल लोकसभा चुनाव में फैलाया गया था, जब ये दावा किया गया कि अगर बीजेपी 400 सीटें ले आई, तो आरक्षण खत्म किया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। और अब जब उस अभियान में उनको सफलता मिल गई, तो अब प्रधान न्यायाधीश पर हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की जो मुलाकात थी गणपति पूजन के अवसर पर, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हर विषय को राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रोटोकॉल तोड़ने का मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। साल 2003 की बात है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम खुद प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के घर गए, उनको जन्मदिन की बधाई दी। और जन्मदिन की बधाई ही नहीं दी, उन्होंने एक नोट भी दिया, जिसमें कि उस नोट में उन्होंने वाजपेयी जी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। एक कविता थी 2-3 लाइनों की, वो पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी राष्ट्रपति कलाम साहब ने। तो ये एक व्यक्तिगत संबंध भी कुछ होते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाती है कई बार। तो अगर व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, तो आप अगर विपरीत आप विचारधारा वाले भले हों, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है। तो आप जब एक व्यवस्था में होते हैं, ठीक है कि आपका जो कार्यक्षेत्र अलग है, आपका कार्यक्षेत्र अलग है, लेकिन आप व्यवस्था के एक अंग हैं। तो आपका जो निजी व्यक्तिगत संबंध भी होने चाहिए। और उत्सवों को मिलकर मनाने की परंपरा है हमारे देश की, खुशियों को बाँटने की परंपरा है हमारे देश की। और एक दूसरे के यहाँ जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है, तो जाने की, उनकी खुशियों में शामिल होने की, उनकी संस्कृति को जानने समझने की एक परंपरा है हमारे देश की। तो उस परंपरा का निर्वहन प्रधानमंत्री ने किया, उस परंपरा का निर्वहन प्रधान न्यायाधीश ने किया। इस मुलाकात में जो लोग राजनीति खोज रहे हैं, दरअसल उनकी राजनीति ऐसा लगता है कि निकृष्ट स्तर की है। और इस मुलाकात पर, इस पूजन पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनसे एक सवाल ये भी है कि उन्होंने इफ्तार पार्टी जब होती थी, तब क्यों नहीं सवाल उठाया? तो सवाल ये भी बनता है कि दिक्कत गणेश पूजन से है या दिक्कत प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की मुलाकात से? तो पहले ये चीज़ उनको, जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको ये क्लियर कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन इस तरीके के जब हमारे लोग राजनीति करते हैं और हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उनको संदेह के घेरे में लाते हैं, तो वो देश के लिए गलत होता है, क्योंकि आम आदमी का विश्वास उससे प्रभावित होता है। तो इस तरीके की बात ना करें। ऐसी मुलाकातों का जो हम कह सकते हैं कि प्रचलन बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले वो सवाल है कि प्रधान न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जो विपक्ष का नेता है और प्रधानमंत्री, इसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबको आपस में मिल-जुल कर रहना चाहिए, सबको एक-दूसरे के घर जाना चाहिए। और जब देश के बड़े लोग ऐसा करेंगे, तो देश के आम लोग भी, देश के जो कोने-कोने में जो लोग हैं, वो भी ऐसा करेंगे। तो मिल-जुल कर रहें सब लोग, सब एकजुटता देश के लिए ज़रूरी है। ऐसा सिर्फ़ भाषण में कह देना से काम नहीं चलेगा। आपको हमारे नेताओं को मिलकर ये सब काम करके भी दिखाना होगा। तो आपके जो दृश्य जो लोग देखते हैं कि बड़े-बड़े नेता विचारधारा विपरीत हो, लेकिन सब मिल रहे हैं, सब मिलकर उत्सव मना रहे हैं, तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है। इसमें राजनीति खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।